नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश वर्ग 3 की तैयारी कर रहे मेरे सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में। और उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। आप सभी की परीक्षाओं को लेकर के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। हालांकि एडमिट कार्ड में अभी आपको एग्ज़ाम सेंटर और आपकी डेट और शिफ्ट, ये आपको 3 चीज़ें वहाँ पे पता चल रही होंगी। और उसके बाद जो है वो एग्ज़ाम सेंटर आपको इसमें अभी मेंशन नहीं किया गया है, ये आपको 3 दिन पहले पता चलेगा। जैसे सपोज करिए आज 6 तारीख है, कल 7 है, और जिस भी साथी का पेपर 10 नवंबर को है, क्योंकि जो पेपर होने हैं वो 10 तारीख से शुरू होकर के आपके वर्ग 3 की जो परीक्षा है वो होगी आपकी 10 नवंबर से शुरू होकर के 30 नवंबर के बीच में ये पेपर चलेंगे। 20 दिन में पूरी पेपर परीक्षा करा ली जाएंगी। पर एक कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी हैं और कुछ चीज़ें जो आप लोगों के द्वारा मुझसे लगातार पूछी जाती हैं, काफ़ी समय से मैंने ये वीडियो बनाया भी नहीं है कि सर अब समय कम मिला है, क्या करें, एग्ज़ाम सेंटर में कैसा माहौल होगा, क्या चीज़ें हमें बनानी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, इसके लिए कोई मेरी प्लानिंग नहीं है। मेरी क्लासें उतनी अभी प्रॉपर हो नहीं पाई हैं, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ऊपर से थोड़ा सा त्यौहार भी था, पर ठीक है, जो भी चीज़ें हुई अच्छी हुई हैं। अब कुछ बातें जो ज़रूरी हैं, पहली बात अब जिनके पास में 20 दिन का समय मिला है, किसी को 10 दिन का समय मिला है, किसी को 3 दिन है, किसी को 4 दिन है, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम डेट आपको अलग अलग तरीके से टाइम मिला है। तो मैं तैयारी की चीज़ें थोड़ी सी बाद में बताऊंगा, पहले बहुत सावधानी वाली चीज़ें बता देता हूं कि पहली बात, जो पूरा पेपर को एनालिसिस करें या देखें चीज़ों को, तो ये एक एजिलिटी टेस्ट है, पात्रता परीक्षा है। आपकी इस परीक्षा में अच्छे अंक लाना और कम अंक लाना, कम से सेंस की पात्रता को पास करना और पात्रता में टॉप करना, क्योंकि यहाँ पर मेरिट नहीं बनेगी। यहाँ पर जो आपके नंबर मिलेंगे आपको, उसमें आपको सिर्फ पात्रता, इसमें आपको लिखा रहेगा क्वालिफाइड, मतलब आप पास्ड हैं इसमें, और या फिर डिसक्वालिफाइड, क्योंकि ये एग्जाम क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड का है। इसमें आपको रैंक भी नहीं मिलेगी कि आपकी रैंक पूरे ओवरऑल एमपी में कितनी आई है, क्योंकि ये एक एजिलिटी टेस्ट होता है जिसमें आपके नंबरों के हिसाब से क्वालिफाइड करना है। 75 मार्क्स लाना है ओबीसी वालों को, जिनको रिजर्वेशन है, मतलब रिजर्वेशन वालों को 75 लाना है और अनरिजर्व वालों को लाना है 90 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको इस इतने मार्क्स ला करके इसे पास करना पड़ेगा। आउट ऑफ 150 मार्क्स में से टाइम भी 150 मिनट का रहेगा, मतलब 2.5 घंटे का आपको मिनट टाइम मिलेगा और 150 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, अब इस बीच आप जो थोड़ा सा ओवर स्ट्रेंथ ले रहे हैं, त्योहार रहा बीच में, उतना समय पढ़ने को नहीं मिल पाया, मुश्किल से 40 दिन थे, 40 दिन में 10 दिन त्योहार के निकल गए, 15 दिन बचे, 25 दिन, 25 दिन में आपको सिर्फ चीज़ें एक एक बार ही पढ़ी हुई हैं। तो देखो, ये चीज़ बिल्कुल माइंड मत करें। पहली बात तो दिमाग में ये ना लाएं कि सर आखिरी समय है, इतने समय में हम क्या पढ़ पाएंगे, क्या नहीं पढ़ पाएंगे, पेपर कैसा जाएगा। आपको 50% मार्क्स लाना है। रिजर्वेशन वालों के लिए तो 50% मार्क्स लाना है, जो कि कह सकता हूँ इजीली तरीके से आपके आ जाएंगे। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इस परीक्षा में अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, नंबर अच्छे लाने से भी आपको इसमें जॉब नहीं मिलेगी। आपको इसमें सिर्फ आपको पास पास हो जाएंगे बस। और जब इसके बाद जो मेंस होगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि ये कब होने वाला है मेंस, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ना कि आपको एक जॉब प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो इतना ओवरलोड मत लें कि यार ऐसे कैसे हो पाएगा, टाइम भी बहुत कम मिल रहा है इन सब चीज़ों के लिए। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा है और इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइड होना है। अब ये बात है कि सर पास तो ठीक है हो जाएंगे, समय किसी को नहीं मिला है। अब ये मेरा एनालिसिस है कि 150 क्वेश्चन में से ईएसबी बोर्ड 2020 जितने भी पेपर कराए हैं, सभी के सभी पेपर में टू द पॉइंट चीज़ें नहीं पूछता है। टू द पॉइंट मतलब इसमें से 100 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किसी पे नहीं बनेंगे, मतलब बनेंगे तो, पर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, कंडीशनर होंगे। कंडीशन से मतलब होता है कि कंडीशंस दी जाएंगी कि स्कूल में अगर ऐसा है, जो कि मैंने आपको करीबन अभी नहीं तो नहीं, मैंने आपको कम से कम 5 दूनी 10, मैंने आपको 10 शिफ्ट के पेपर करा दिए हैं। और उससे पहले भी मैंने करा दिए, लगभग मैंने आपको नहीं तो नहीं 50 पेपर करा दिए हैं, जो कि मेरा पर्सनल जो भी ओल्ड पेपर की सीरीज चलाई है मैंने आप सभी को, उसमें मैंने एक ही चीज़ देखी है कि 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको कंडीशंस दी जाएंगी, या आपकी जो विवेक होता है, समझ होती है, उस पर बेस होते हैं। और ये जो चीज़ें ये पढ़ने से नहीं आती हैं, इन 100 क्वेश्चन को आपको डील खुद से करना पड़ेगा। 70 क्वेश्चन पैडागोजी के पढ़े हुए नहीं आते कभी भी,
वो तो कुछ मेथड पूछ ली जाती हैं। अगर टीचिंग मेथड का क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों का क्वेश्चन है तो आपको पढ़ा हुआ आ जाएगा, वरना तो आपको कंडीशंस दी जाती हैं, इस कंडीशन में आप बच्चों को क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप बच्चों को क्या करेंगे, और उस हिसाब से आपको अपनी समझ पर बेस होकर के आंसर देना होता है। तो जो पढ़ भी रहे हैं या जो पहले से पढ़े हुए हैं बच्चे, उनको भी वहाँ बराबर नॉलेज के साथ जाना होगा। बस आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आपके अंदर आईक्यू कितनी अच्छी है, चीज़ों को आप किस तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं, ये होता है। तो जो पढ़ के भी जा रहे हैं वो, और जो ना पढ़ के भी जा रहे हैं वो, दोनों एक समान है 100 क्वेश्चनों के लिए। बाकी क्वेश्चन जो 50 आएंगे उसमें गणित, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण, और आप लोगों की जो सीडीपी में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, बाल विकास की अवस्थाएं दी गई हैं, बाल विकास के सिद्धांत दिए गए हैं, पर्यावरण के कुछ परिचित टॉपिक, जैसे कि पर्यावरण में प्रदूषण हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए यहाँ थोड़ी सी आसानी हो जाएगी 50 क्वेश्चंस के लिए। तो केवल कहने मतलब ये है कि 75 मार्क्स लाना आउट ऑफ 150 में से कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप पेपर्स को देख करके घबराए ना, या पेपर पास में है तो इस चीज़ को लेकर अपने मन में एक डर पैदा ना करें, क्योंकि पात्रता परीक्षा है। 100 क्वेश्चन तो वैसे भी बिना पढ़े लिखे ही आना है। ईएसबी बोर्ड अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर वैसे भी नहीं बनाता है, सारी चीज़ें वो आसपास की ही रखता है। सिलेबस में अगर रखा है 5 तो पूछेगा वो 10। ये 2020 से हो रहा है। वर्ग 1 में भी ऐसे हुआ, अभी वर्ग 2 में भी ऐसे हुआ है, वर्ग 3 की पात्रता चयन परीक्षा हुई थी उसमें भी वही हुआ था। तो इतना बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि यूट्यूब पर सर इतनी क्लासेस चल रही हैं, किस किस की क्लासेस देखें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, आराम से काम डाउन तरीके से। एक एक 2-2 घंटे टाइम भी मिल रहा है पढ़ने का तो वो पढ़ लीजिए। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ के अपने आप को एकदम तनाव की स्थिति में मत ले जाएं, क्योंकि वहां बैठने के बाद जब आप एक पेपर में बैठेंगे ना, तो पढ़ी हुई चीजें काम नहीं आनी है। वहां पर आपको जो मन शांत रहेगा, जितना अच्छी शांति से आप अपने आप को पेपर में बैठा पाएंगे, दिमाग लगा पाएंगे, उतना अच्छा पेपर आपका जाएगा। आप जितना ज़्यादा सोच के जाएंगे कि यार मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये क्लास देख लूँ, वो क्लास देख लूँ, एकदम परेशान होकर जाएंगे, तो परफॉर्मेंस आपका वहाँ अच्छा नहीं रहेगा। मेरा कई सालों का अनुभव रहा है इन परीक्षाओं को लेकर के, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो पढ़ी हुई नहीं आती हैं। तो अभी आपके पास जो समय मिला है उसमें आप रिवीजन करें, जो एक एक बार चीज़ें पढ़ी हैं उनको दूसरी बार एक बार देख लें। जैसे कि कुछ विषयवार चीज़ें हैं। अब देखो, जिनकी गणित अच्छी है भाई, गणित है तो गणित समय लेती है। जिन्होंने पहले मैथ्स बैकग्राउंड से रहे हैं, 12वीं में मैथ्स सी या बीएससी की है, तो वो थोड़ा सा मैथ्स में अगर है आपके पास समय तो प्रैक्टिस कर लें, कुछ टॉपिक्स बहुत आसान से आते हैं। और अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो, 12th आपने मैथ्स से की है, तो ये जो मैथ्स आने वाली है ये बहुत आसान मैथ्स है। आराम से 15 क्वेश्चन आप उसमें से कर लेंगे। मतलब जिनको मैथ नहीं आती, जीरो, बिल्कुल जीरो मैथ है, उनको तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। अब उनको क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जिनको मैथ बनती है वो रिवीजन कर लें। अब बात सबसे प्यारा टॉपिक है पर्यावरण का। इसमें हम क्या पढ़ के जाएं सर, आखिरी समय है, क्या इसमें देख लें हम? तो बहुत विशेष टॉपिक है। विशेष टॉपिक में सबसे पहला है पर्यावरण प्रदूषण का। पर्यावरण प्रदूषण से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण प्रदूषण में जो भी पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक है, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, उसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, पर्यावरण प्रदूषण के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, कौन कौन से कानून अभी चल रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण कानून अधिनियम, जल संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, और वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, वन पर्यावरण अधिनियम कब आया था, ठीक है, और जैव विविधता क्या कहलाती है, ये सारी चीज़ें जो पर्यावरण प्रदूषण में आती है। फिर जैव विविधता पढ़ लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ लीजिए, अंतरिक्ष विज्ञान का टॉपिक पढ़ लीजिए, और बाकी चीज़ें मत पढ़ना। आवाज़ को बिल्कुल कोई मतलब नहीं पढ़ने का, क्योंकि वो टॉपिक उठपटांग ही पूछता है क्वेश्चन। मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए पर्यावरण के, बहुत क्वेश्चन करा दिए, उठपटांग ही क्वेश्चन आए हैं सारे। ना परिवार का कोई क्वेश्चन सेंसिबल आता है, नॉन सेंसिबल क्वेश्चन आते हैं जो शायद कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। और वो पूछते कहाँ से हैं? वो सीटेट के बहुत पुराने पेपर्स को उठाते हैं, बहुत ही पुराने पेपर्स को, वहाँ से एक एक क्वेश्चन उठा कर भी क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप लोग भी अगर एनालिसिस करोगे तो भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो वो सिलेक्टेड टॉपिक पूछे जाएंगे। अभी आप जो पढ़ रहे हैं उसमें सिलेक्टेड टॉपिक पढ़े। पर्यावरण प्रदूषण हो गया, अंतरिक्ष विज्ञान जैसा टॉपिक हो गया, उसमें बहुत काम की चीज़ें, जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है आप सभी को कि भारत में जो इतिहास रहा है भाई, किस तरीके से रॉकेट लॉन्चिंग का इतिहास रहा है, कौन कौन से जो ग्रह हैं, उपग्रह है, किस किस चीज़ों के लिए लॉन्च किए गए, चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, ये टॉपिक पढ़ के जाइए पर्यावरण में, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान में।
अब लैंग्वेज के लिए मैं बताऊंगा नहीं, भाषा एक जिनकी हिंदी है वो सिर्फ व्याकरण पढ़ें, और भाषा दो जिनकी संस्कृत है वो भी व्याकरण पढ़ें और पेडागोजी पढ़ें। इसमें कुछ ऐसा है नहीं है, ज़्यादा व्याकरण डीप नहीं पूछी जाती है। 5 क्वेश्चन आते हैं, तो संधि विच्छेद समास हो गए, संधि विच्छेद समास, और इसके अलावा पर्यायवाची कुछ शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको। आसान क्वेश्चन आते हैं, आप लोग आराम से उनको कर लेंगे। तो इन दोनों विषयों में आप पेडागोजी पढ़ें, इनकी सिर्फ इनका शिक्षण विधियां पढ़ें, हिंदी पेडागोजी पढ़ें, और इनका भाषा 2 का भी आप शिक्षण विधियां पढ़ें। व्याकरण मत पढ़ें, व्याकरण कहाँ से पढ़ लोगे आप, तो शिक्षण विधियां पढ़ें आप इन दोनों में से, और ज़्यादा कुछ मत पढ़ें। अब बची बात है सीडीपी की। तो देखो सीडीपी के लिए मैं कहूँगा कि सीडीपी में दोनों चीज़ें पढ़ें। अब आप 50-50% टाइम है, बाल विकास में जो जो टॉपिक दिए गए हैं उनको एक एक बार रिवाइज कर लें, और उसके अलावा जो आपके पास में पेडागोजी का कंटेंट है, ठीक है, तो उसको भी आप देख लें। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा बता दूं आपको, मुझे थोड़ा सा क्या है, सर्दी हुई है। इन सब चीज़ों के अलावा सभी विषयों की, 5 विषयों की पेडागोजी, सभी विषयों की पेडागोजी मैंने बिल्कुल आपको निःशुल्क दी है। ये बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ है, आपको मिलेगी, एप्लीकेशन है रामसर इंदौर पे। मतलब आपको कहीं से पेडागोजी नहीं पढ़ना है, मुश्किल से 150 पेजों की पेडागोजी है, 30-30 पेजों की पेडागोजी, संस्कृत की भी है, इंग्लिश की भी है, गणित की भी है, बाल विकास की भी है, पर्यावरण की है। यहाँ पर आप जाइए, फ्री पीडीएफ वाले सेशन में जाना, फ्री पीडीएफ वाले सेशन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। डाउनलोड आप नहीं कर पाओगे, बस वहाँ पर जाके आप इसको पढ़ सकते हो। तो जाइए, और 5 विषयों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 5 विषय जिनके इंग्लिश है, जिनका 6 कहलाई एक तरीके से, जिनकी संस्कृत है वो संस्कृत को पढ़ सकते हैं, जिनकी इंग्लिश है वो इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सिलेक्टेड चीज़ें हैं जो कि समय के हिसाब से, जिनके पास में इस तरीके से समय मिला हुआ है, 20 दिन है तो भी पढ़ना, 10 दिन है तो भी पढ़ना, 3 दिन है तो भी पढ़ना, 4 दिन है तो भी पढ़ना, अकॉर्डिंग टू है, 2 दिन बचे हैं तो भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी आखिरी समय में इस तरीके की तैयारी कर सकते हैं, ज़्यादा आपको लोड लेने की कोई ज़रूरत है नहीं है। अच्छा, कुछ एग्ज़ाम सेंटर में सावधानी रखनी है, जैसे 3 दिन पहले आपको पता चल जाएगा, जैसे आपका 15 तारीख को पेपर है, 12 तारीख को आप एडमिट कार्ड निकलवाइएगा, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर का शहर का अंदर, जैसे आपका पेपर ग्वालियर में है, या सोचिए, सपोज करिए कि आपका पेपर सतना में सेंटर है, तो सतना के आपको किस एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना है, ऐसे कोई भी एक सेंटर है, इंटस वैली वहाँ फेमस सेंटर है, उज्जैन है, कोई भी है, तो आप रिपोर्टिंग टाइम को देखें कि 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक का रिपोर्टिंग टाइम है। 9 बजे से आपका पेपर शुरू होगा और पेपर चलेगा आपका 11:30 बजे तक, 2.5 घंटे का ये पेपर रहेगा। तो आपका रिपोर्टिंग टाइम आप देख रहे हैं, 7 बजे से आपको 8 बजे के बीच में पहुंचना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि वो लोग 8 बजे सोच करके 9 बजे पहुंचते हैं, तो आखिरी एंट्री होती है 8:30 तक की, क्योंकि क्या होता है, बायोमेट्रिक कराने में समय लग जाता है 1 घंटे का। 8 बजे से 9 बजे तक जो होता है वो बायोमेट्रिक की एंट्री होती है, आपका थंब लगेगा, आपकी फिंगर लगेगी, बहुत सारी प्रोसीजर होते हैं बायोमेट्रिक की। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप 8:30 तक तो पहुंच जाएंगे, कभी लेट हो रहे तो, वरना तो 7 से 8 के बीच में तो आपको पहुंचना ही पहुंचना, ये ऑफिशियली टाइम है। पर कभी अगर आप बहुत केसेस में लेट हो जाती हैं तो टेंशन मत लें, 8:30 बजे तक भी आप पहुंच सकते हैं मॉर्निंग टाइम में। और आफ्टरनून वाला टाइम जो है वो कितने बजे से है, शायद 2:30 बजे से है, 2:30 से है, 5 बजे तक ये पेपर शिफ्ट है। इसमें भी आपको 12 बजे से एंट्री है, 1 बजे तक, है ना, ये कुछ शायद टाइम है, या 12:30 से एंट्री है। तो कोशिश करें कि आप चीज समय पे पहुंच जाएं, लेट लपीट मत हो, एक दिन पहले आप पहुंच जाएं सेंटर, अगर आप दूर पेपर है आपका तो एक दिन पहले पहुंच जाए, रात रुक लें, कुछ भी करें। और सबसे बड़ी बात होती है, कुछ खा के जाएं। नाश्ता जो है, मैंने खुद पर्सनल अनुभव किया, भूख लगाती है तो नाश्ता करके जाएं, ब्रेकफास्ट जो भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाएं। थोड़ी ठंड रहेगी तो कोई स्वेटर वेटर भी ले लें आराम से। और डॉक्यूमेंट्सों में क्या क्या लेना है, एडमिट कार्ड लेना है, करंट की फ़ोटो लेकर जाना है। करंट की फ़ोटो का मतलब है जो आपकी एक दिन पहले खिंची हो, या पेपर जब आपने भरा था उस टाइम तक की फ़ोटो चलेगी, 1 महीने के आसपास की। आपको एक आधार कार्ड ले जाना है, और आपको ले जाना है ट्रांसपेरेंट बाटल, पानी वहाँ मिलेगा पानी आपको, लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंट बाटल ले जाओगे, जैसे आप उबला पानी पीते हैं या कुछ भी पाते हैं, तो आप बाटल जो होनी चाहिए वो बिसलरी होनी चाहिए, आज ट्रांसपेरेंट दिखे। रफ आपको कुछ लेना नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने पहली बार पेपर देना है वो पीसी का यूज करना देख लें। पीसी मतलब कंप्यूटर,
कई सारे बच्चों को माउस का यूज करना नहीं आता। माउस का यूज कैसे करते हैं, राइट क्लिक क्या होता है, लेफ्ट क्लिक क्या होता है, स्क्रॉल करना क्या होता है, क्योंकि आपको एक छोटी सी स्क्रीन मिलती है, आप इस तरफ यहाँ बैठे रहते हैं, आपको इस तरफ कौन बैठा है उससे कोई मतलब नहीं, इस तरफ कौन बैठा है मतलब नहीं। इस स्क्रीन पर आपको यहाँ पर रहेगा माउस, आपको माउस से क्वेश्चन पेपर को कभी नेक्स्ट करना, कभी प्रीवियस शेयर करना, यहाँ पे आपके क्वेश्चन देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, यहाँ पर आपका टाइमर चलता रहेगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपने आसपास अगर किसी का लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो माउस का यूज करना थोड़ा सीख लें, अगर आप पहली बार ESB बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो। क्योंकि कई सारे बच्चों की ये शिकायतें होती हैं कि सर हमें माउस का यूज करना उतना अच्छे से आता नहीं है, और फिर वहाँ जाते हैं तो उसी में टाइम लग जाता है बेचारों का, और फिर पेपर जो होता है वो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, इन द एंड ऑफ द लास्ट मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग आत्मविश्वास के साथ जाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, इस बात के डर से ना जाएं कि ये हमारा पास होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम आराम से कर लेंगे पेपर को, हमने बहुत पढ़ा है लाइफ में, जीवन बहुत पहले पढ़ी है। ठीक है, अब ये परीक्षा 30 नवंबर तक होगी। 30 नवंबर से आप मान के चलिए कि 4 से 5 महीने के अंदर, 4 से 5 महीने के अंदर आपकी चयन परीक्षा होगी। ये पूछना काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था, चयन परीक्षा कब होगी, तो जैसे वर्ग 1 में हुआ था, वर्ग 1 में भी ऐसे ही 5 महीने का टाइम मिला था। अब हालांकि वर्ग 2 में टाइम ज़्यादा लग गया है, क्योंकि इसके पीछे कुछ बहुत सारे विषयवार पद हैं, तो इसमें बहुत सारे कारण हैं। वर्ग 3 में 5 महीने 4 महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब फरवरी मार्च के आसपास आपका वर्ग 3 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बिल्कुल आराम से जाइए, आराम से पेपर दीजिए, आप बहुत आत्मविश्वास होकर जाइए। अभी बिल्कुल मत परेशान होइए कि रात रात जग जग कर अप्लाई कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं जगने की, आराम से पढ़िए। सुबह शाम मिलाकर 6 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं, बहुत है। ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल मत ओवरलोडेड मत होइए ना, टेंशन में जाइए, पास ही होना है इसमें। ठीक है, और पास आराम से हो जाओगे आप लोग, मुझे मालूम है। ठीक है, तो बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, तुक्का लगा कर भी आ सकते हो आप लोग, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, और भी सारी बातें होंगी, पर फिलहाल के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका पेपर 10 तारीख को है। बाकी सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं, अच्छे से जाइए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए, आत्मविश्वास के साथ आइए, हमारी टीम आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। बेस्ट विशेस फॉर एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, थैंक यू सो मच।